मातरं हृदये ध्यात्वा विशदां वचनासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। काव्यदीपिकायाः सप्तमशिखायां वयं प्रविशामः। सप्तमशिखायां रीतीनां वर्णनम् अस्ति। यथा षष्ठमशिखायां गुणानां वर्णनम् आसीत्, तथैव सप्तमशिखायां रीतीनां वर्णनम् अस्ति। रीतेः स्वरूपं किं, कति रीतयः सन्ति, उदाहरणं किं, तत्सर्वम् अस्मिन् अध्याये अथवा अस्यां शिखायां वयं विस्तरेण पठामः। अतीव लघ्वी इयं शिखा वर्तते, मन्ये पृष्ठत्रये एव रीतीनां विवेचनं विद्यते। अतीव संक्षिप्तम् अस्ति। अद्यैव समाप्यते रीतिप्रसङ्गः। अस्तु, तर्हि सर्वादौ लिखितमस्ति रीतिस्वरूपं तद्भेदांश्च आह। रीति के स्वरूप को और उसके भेदों को यहाँ पर बताते हैं। रीति के अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रीति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। साहित्य शास्त्र में रीति भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको पद संघटना भी कहा जाता है, कहीं पर इसको रचना भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको मार्ग नाम से भी कहा गया है। क्या नाम बताए? कुल 4 बताए आपको। कौन कौन सा? या तो इनको रीति बोला जाता है, पद संघटना बोला जाता है, रचना के नाम से भी इनको जाना जाता है, और मार्ग के नाम से भी जाना जाता है ना। तो परीक्षा में आपको रीति स्वरूपम, मार्ग स्वरूपम, रचना स्वरूपम अगर कुछ भी पूछे तो आपको वही लिखना है जो इस सप्तम शिखा में आप पढ़ रहे हैं। अस्तु, रीति स्वरूपम तद्भेदांश्चाह। रीति किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। पश्यतु, उच्चारणं कुर्मः। अस्त्यनेको गिरां मार्गः, सूक्ष्मभेदः परस्परम्, तत्र वैदर्भगौडीयो वर्णेते प्रस्फुटन्तरो। अस्त्यनेको गिरां मार्गः। गिरां नाम है ना वाणी नाम, वाणी के अस्त्यनेक मार्गः, बहुत सारे मार्ग हैं। वाचां वाणीनां काव्यानां मार्गः नाम पदविन्यास प्रणाली अथवा रीति अनेक है, अर्थात बहुत प्रकार के हैं। क्या समझे? सबसे पहले परिचय यहाँ पर इसके भेद से ही किया कि मार्ग के कितने भेद हैं। तो उन्होंने कहा गिरां मार्गः अनेकः अस्ति। वाणी के जो मार्ग हैं वो अनेक हैं। अगर हम सरलता से समझें कि गुरुजी इस पे क्या बताना चाह रहे हैं, किस चीज का वर्णन यहाँ पर होने जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँ, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं स्टाइल, है ना, उसी को ही संस्कृत में बोलते हैं रीति। तुम किस रीति से लिखते हो, तुम किस स्टाइल से लिखते हो। जितने कवि, उनके लिखने की रीतियां उतनी। महाकवि कालिदास विदर्भ के थे, तो उनके लिखने की जो स्टाइल थी वो वैदर्भी कहलाई, क्योंकि वो इस स्टाइल में लिखते थे। जो कवि
गौड़ देश के थे, उनके लिखने की जो स्टाइल थी उसको क्या बोला गया? गौड़ी रीति। जो कवि पंचाल देश के थे, उनके लिखने की, काव्य करने की, काव्य नाटक लिखने की जो रीति थी उसको क्या कहा गया? पांचाली। लाट प्रदेश, लाट के देश के जो लोग थे, उनकी जो लिखने की रीति रही उसको किस नाम से जाना गया? लाठी। ऐसे अगर देखा जाए तो गिराम मार्गः अनेकः अस्ति, अर्थात काव्यों के अथवा वाणी के अनेक मार्ग हैं। अनेक कहने का मतलब शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के बताए गए हैं: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाठी। पर अनेक कहने का मतलब और भी हो सकते हैं। राजस्थान के कवि लिखते हैं तो राजस्थानी रीति से लिखते हैं, कश्मीर के कवि लिखेंगे तो कश्मीरी रीति से लिखेंगे, बुंदेलखंड का कोई कवि लिखेगा तो बुंदेलखंडी रीति से लिखेगा। इस तरह से जो जहाँ रहता है वहाँ की जो एक विशिष्ट शैली होती है, उस शैली में जो लिखा जाता है उसी शैली को, है ना, इंग्लिश में जिसको स्टाइल बोलते हैं, हिंदी में जिसको शैली बोलते हैं, संस्कृत में या साहित्य जगत में उसी को ही क्या कहा जाता है? रीति, और कुछ भी नहीं। रीति का प्रसंग बहुत सरल है। 6 नंबर का 100% प्रश्न आना ही आना है, क्योंकि एक पूरी शिखा इस रीति में समाप्त हो रही, तो इसलिए इसको अच्छे से समझें। ऐसी होती है रीति, अर्थात कवियों के आगे इसकी रीति की क्या परिभाषा है वो आगे हम बताएंगे, है ना। तो कवियों के लिखने की जो शैली विशेष होती है उसे ही हम रीति कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कहा? गिराम मार्गः अनेकः अस्ति, वाणी के, काव्यों के, है ना, रचनाओं के अनेक मार्ग हैं, लिखने की अनेक स्टाइल हैं, शैली हैं। परस्परम सूक्ष्म भेदः, और इनमें सूक्ष्म थोड़ा थोड़ा भेद है बस, है ना। इधर की शैली में और उधर की शैली में थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि ये थोड़ा सा ऐसा लिखते, ये ऐसा लिखते, बस। ऐसा अगर देखें तो बहुत सारी रीतियाँ जिनमें सूक्ष्म सूक्ष्म भेद होते हैं। फिलहाल हम आपको उन बहुत सारे भेदों को नहीं पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे उस सूक्ष्म तत्वों को भी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि काव्य दीपिका संपूर्ण साहित्य शास्त्र का सारांश प्रस्तुत कर रहा है। तो जो सारभूत वस्तु है वही आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। अतएव अत्र लिखितम यद्यपि गिराम मार्गः अनेकः अस्ति परस्परम सूक्ष्म भेदो तेषां वर्तते, किंतु तत्र कयोः वर्णनमत्र क्रियते? वैदर्भ गौड़ीयौ वर्णेते। उनमें से केवल 2 का वर्णन आपके सामने किया जाता है। कौन कौन सी? वैदर्भी और गौड़ीय। अतएव अत्र लिखितम तत्र वैदर्भ गौड़ीयौ, वैदर्भश्च गौड़ीयश्च इति वैदर्भ गौड़ीयौ वर्ण्येते। उन दोनों का ही वर्णन यहाँ पर किया जाता है। प्रस्फुटांतरौ, है ना, प्रस्फुटांतरौ, क्योंकि प्रस्फुटम स्थूलतया, है ना, प्रस्फुटम स्थूलतया अंतरम भेदः ययोस् तादृशो, अर्थात स्थूल रूप से इन दोनों में थोड़ा भेद है, इसलिए हम इन्हीं को आपके सामने रखते हैं। बाकी सब भेदों में सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो बहुत भेद हैं। अगर मोटे मोटे रूप में देखें तो वैदर्भी और घोड़ी में स्थूलतया हम भेद देख सकते हैं। अतएव अत्र एतयोः द्वयोः एव अत्र वर्णनम क्रियते। वैदर्भी घोड़ीयोः एव घोड़ीयौ वर्ण्येते। वैदर्भी और घोड़ी रीति ही यहाँ पर वर्णित की जाती। क्या समझे? कति रीतयः, कुछ आचार्यों ने 4 रीतियाँ मानी हैं,
कुछ ने 3 मानी है, कुछ ने 2 मानी है, कुछ ने 5 भी मानी है ना। ऐसे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रीतियों को माना है। गुरुजी हम यहाँ कितनी पढ़ने जा रहे हैं? केवल 2 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनमें जो अंतर है वो बिल्कुल स्थूल है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वेदर भी और ये गुड़, ठीक है। इसलिए इन 2 को यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। अस्तु शिष्यः पृच्छति गुरुजी श्लोके प्रस्फुटान्तरौ इति पदमागतम् एतस्य को अर्थः? तर्हि वृत्तौ स्पष्टीक्रियते स्फुट प्रतीयमान भेदो। स्फुट प्रतीयमान मतलब स्पष्ट रूप से प्रतीत किया जाने वाला जिनका भेद, स्फुट प्रतीयमान भेदो अर्थात स्पष्ट रूप से जिनका भेद हम जान सकते हैं, ऐसा। मार्ग अर्थात रीति, साच रीति किसे कहते हैं? तो इन्होंने लिखा है साच पद विन्यास प्रणाली रूपा। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में का रीति, क्या का रीति, रीति क्या होती है, रीति किसे कहते हैं, अथवा रीते स्वरूपम किम, तो आप क्या लिखोगे? पद विन्यास प्रणाली रूपा। पद विन्यास प्रणाली रूपा, जो पद विन्यास प्रणाली स्वरूप जो होती है उसे हम रीति कहते हैं। क्या समझे ये पद विन्यास प्रणाली क्या होती है ना। पद विन्यास प्रणाली रूपा, देखो नीचे टीका में लिखा है रीति क्या होती है? रयणम रीति ही, है ना, अर्थात गति ही, गमन करने को रीति कहते हैं। पद विन्यास क्रम मतलब पद, पद माने पैरों को, विन्यास माने रखना। पद विन्यास क्रम, पद विन्यास है ना, अर्थात पैरों को रखने का जो एक क्रम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रीति, है ना। रीति स्टाइल, शैली, ऐसे। अर्थात आप अगर काव्य लिख रहे हो तो काव्यों में पद क्या हैं? सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम। अब उन पदों को आप किस तरह से रख रहे हो, है ना। गौड़ देशीय वाला उन पदों को कैसे रखता है, पांचाल देश के आसपास के कवि उन पदों को कैसे रखते हैं, बस वो जो एक क्रम है, एक विशेष प्रकार की शैली होती है, उसी को ही रीति कहते हैं। तो रीति का सबसे संक्षिप्त लक्षण क्या हुआ? पद विन्यास प्रणाली रूपा। बोलो एक बार सभी, पद विन्यास प्रणाली रूपा, है ना। पद विन्यास प्रणाली रूपा अर्थात पदों के विन्यास करने की जो प्रणाली स्वरूप होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रीति, उसे रीति कहते हैं। रीति पदस्य व्युत्पत्ति ही कथम जायते? रीति पद की व्युत्पत्ति कैसे होती है? तो यहाँ पर लिखा है रिंग गतौ इत्यस्मात् धातोः क्तिन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय किया यहाँ पर? क्तिन प्रत्यय कृते रीति ही इति पदम निष्पद्यते। अथवा या तो रिंग गतौ से रीति बनता है, अथवा गत्यर्थानाम अर्थात ज्ञानार्थत्वाद रीयते गम्यते, है ना, ज्ञायते माधुर्यादि गुणों यया सा रीति। मतलब रीति शब्द 2 धातुओं से बनता है, या तो रिंग गतौ, है ना, गमन कर, रीति माने पद विन्यास क्रमः इस अर्थ में, या फिर ज्ञानार्थक, है ना, ज्ञानार्थक रिंग धातु से भी बनता है, जिसका अर्थ होता है रीयते, गम्यते, ज्ञायते। क्या जाना जाता है? अर्थात माधुर्यादि गुण जिससे जाने जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रीति। अर्थात गुणों का ज्ञान जिनसे होता है। अच्छा, यहाँ ये व्यंजक वर्ण हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये गुण हैं, है ना। मतलब रीति को देख करके ये पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर ये गुण है, इस रीति से लिखा गया, ओहो यहाँ पर ये गुण। इसलिए यहाँ लिखा है
माधुर्यादि गुणों यया ज्ञायते, माधुर्यादि गुण जिनके द्वारा जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रीति। ठीक हुआ? माधुर्यादि गुण व्यंजक पद विन्यास क्रम, माधुर्यादि गुण व्यंजक जो पद विन्यास क्रम है उसे ही हम रीति कहते हैं। यथा विश्वनाथ, जैसे आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पणे रीतेः स्वरूपम अत्र निगदति। किम? बोलिए। पद संघटना रीति रंग संस्था विशेषव। बस इतना ही लिखा है ना। आचार्य विश्वनाथ ने रीति के लिए बताओ कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? हाँ, पद संघटना। इन्होंने रीति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, पद संघटना, है ना। पद संग और घटना। घटना शब्द का अर्थ क्या होता है? रचना। पदों का अच्छी तरह से रचना करना ही पद संघटना है, उसी को ही हम रीति कहते हैं। पद संघटना रीति, ये भी आप लक्षण लिख सकते हो, है ना। का नाम रीति, रीति किसे नाम? पद संघटना रीति, है ना। पदों को अच्छी तरह से रचना, बस इसी का नाम क्या है? रीति। और इसके लिए कहा गया है अंग संस्था विशेषवत। क्या मतलब होता है इसका? अंग संस्था विशेषवत। तरी जैसे लिखा है अंगानाम शरीरांतर्गत मुखाद्यवयवानां संस्था विशेषः सन्निवेश विशेषः तद्वत् तत्सदृशी। अर्थात अंगानाम संस्था विशेषः अंग संस्था विशेष। जैसे हमारी बॉडी में अंगों का सबका एक विशेष स्थान है। जैसे आँख कहाँ होनी चाहिए? तो यहीं होनी चाहिए। अगर किसी की आँख यहाँ निकल गई और किसी की आँख यहाँ हो गई तो कितना भद्दा लगेगा। नाक यही होनी चाहिए, किसी की नाक अगर ऐसे लटकती हुई तो कितना बुरा लगेगा। तो अंगानाम नाम शरीरांतर्गत मुखाद्यवयवानां संस्था विशेष, अर्थात सन्निवेश विशेष। जिस प्रकार से विशेष सन्निवेश होता है तद्वत उसी तरह रीति होती है ना। अर्थात उसी प्रकार रीति जानना चाहिए। जैसे भावार्थ लिखा है यथा शरीरे यथा स्थानं सन्निवेशितानि मुखाद्यंगानि शरीर शोभायै एव जायन्ते तथैव काव्येऽपि यथा यथं सन्निवेश्यमानानि पदानि तच्छोभाम् अभिवर्धयन्ति। जिस प्रकार से संपूर्ण शरीर में जो अंग जहाँ पर जैसा होना चाहिए वैसा अगर स्थित है तो ही शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार रसानुकूल, है ना। यहाँ पर शरीरानुकूल है, उसी तरह शब्दार्थानुकूल कह सकते हैं या फिर रस के अनुकूल। जैसे जैसे मान लीजिए माधुर्य क्या बोलते हैं, करुण रस है, विप्रलंभ रस है या फिर शांत रस है, तो उसके व्यंजक वर्ण कैसे होने चाहिए? अपन ने गुणों में पढ़ा कि ऐसे ऐसे व्यंजक वर्ण होना। अगर वैसी ही रीति से अगर लिखा जाता है तो रस की शोभा बढ़ जाती, इसलिए यहाँ पर लिखा है। और इसी तरह से लिखने का नाम ही रीति है ना। इसी तरह से जो लिखा जाता है उसी का नाम रीति है। रीति जो है वो गुणों के आश्रित होती है ना। गुण जैसे होते हैं वैसी रीति होती है, रीति जैसे होते हैं वैसे गुण होते हैं। गुण और रीति एक तरह से एक दूसरे के पूरक हैं, एक अगला विषय है। तथैव, है ना, यहाँ पर इसी तथा च रीतिरंग संस्था विशेषवत् शोभाधायकत्वात् काव्ये नितांतम उपयुज्यते। अर्थात रीति अंग संस्था विशेषवत्, अंग संस्था मतलब रीति का स्थान अंग की तरह बताया गया। आपको बताना चाहूँगा कि काव्य जगत में सबका एक स्थान विशेष बताया गया। जैसे मनुष्य की आत्मा होती है, ऐसे ही काव्य में आत्मा क्या है?
रस। काव्य में आत्मा क्या है? रस। जैसे व्यक्ति का शरीर होता है, काव्य में क्या होता है? शब्द और अर्थ दोनों ले लें। शब्दार्थ काव्य में क्या होता है? शब्दार्थ। जैसे व्यक्ति के अंग होते हैं, हाथ, मुंह, पैर आदि, वैसे काव्य में क्या होता है? रीति। रीति क्या होते हैं? रीति, है ना। छंद, देखो अलंकार जो है ना, वो अलंकारों की तरह, जैसे व्यक्ति के सौंदर्य बढ़ाने वाला, जैसे गले में पहने जाने वाला हार, माथे में पहना जाने वाला मुकुट, ये इस व्यक्ति को और सुंदर बनाते हैं, वैसे ही अलंकार होते हैं। जैसे व्यक्ति के अंदर साहस, शौर्य, क्षमा आदि होते हैं, वैसे काव्य में क्या होते हैं? गुण। कौन से? माधुर्य, ओज, प्रसाद। बिल्कुल एक मतलब काव्य पुरुष की रचना आपको ध्यान में आनी चाहिए। एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूं आप लोगों को, फिर से ध्यान में। आत्मा की तरह क्या होता है? रस। शरीर की तरह क्या होता है? शब्दार्थ। शरीर की तरह क्या होते हैं? शब्दार्थ। अंग की तरह, जैसे हाथ, पैर, मुख, नाक, कान, इसकी तरह कौन होते हैं? रीति होते हैं। शौर्य, क्षमा आदि की तरह कौन होते हैं? गुण होते हैं, है ना। और हार, मुकुट की तरह कौन होते हैं? अलंकार। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ क्या लिखते हैं, है ना, कि पद संघटना रीति, उसके बाद क्या लिखा? अंग संस्था विशेषवत। अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति के अंग, है ना, शरीर के अंदर अंगों की विशेष स्थितियां होती है, ऐसे ही छंदः पादौ तु वेदस्य, ऐसा कहा जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी समझना चाहिए कि छंद तो हमारे चलने की चाल है, बिना छंद के तो हम चल ही नहीं। मतलब अगर छंद नहीं, जैसे पैर नहीं तो चल पाओगे क्या? नहीं। उसी प्रकार अगर छंद ही नहीं तो हम बोल ही नहीं सकते, श्लोक ही नहीं, हम एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो वहाँ छंदों को पैरों की जगह, विशेष जगह समझना चाहिए। और बिना हाथ पैर, मतलब जैसे इंसान व्यवस्थित रूप से जिसका जहाँ स्थान है वहीं अगर रखा जाए उसके अंग, तभी सुंदर लगता है। उसी प्रकार जिस गुण के अनुकूल जो वर्णों का प्रयोग होना चाहिए, यदि उसी तरह वो प्रयोग करता है तो वो उत्तम रीति मानी जाती है। स्पष्ट? एवं तो अंग संस्था विशेषवत की तरह इसको बताया। अस्तु तरी रीते स्वरूपम किम इति अस्माभिर पठितम, है ना। रीते स्वरूपम दो प्रकार से आपको बताना है। एक तो है पद विन्यास प्रणाली रूपा रीति एक, और दूसरा है पद संघटना रीति। ये दो परिभाषा आपको याद रखनी। रीति के कितने भेद हैं? होने को तो सब बहुत हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, डैश डैश डैश, जितने करना चाहो उतने हो जाए। लेकिन हम यहाँ पर कितनी रीतियां पढ़ रहे हैं? दो। कौन कौन सी? वैदर्भी और, देखिए सबसे पहले वैदर्भी किसे कहते हैं, उसका स्वरूप बोलिए। माधुर्य व्यंजकैर्वर्णै रचना ललितात्मिका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरिष्यते। इसे हम वैदर्भी कहते हैं। किसे? देखिए ध्यान से। माधुर्य व्यंजकैः वर्णैः, माधुर्य व्यंजक वर्णों से, है ना। माधुर्य व्यंजकैर वर्णैः, माधुर्य व्यंजक वर्ण कौन कौन से होते हैं बताओ। देखो थोड़ा सा, अभी पढ़ा हमने माधुर्य गुण। माधुर्य व्यंजक वर्ण कौन कौन से हैं? पंचम वर्ण मूर्धनि वर्गांत्यगौ, है ना। मूर्धनि वर्गांत्य वर्ण अर्थात पंचम वर्ण जो है उसको ऊपर, जैसे उदाहरण बताया था ना मैंने, अंक, अंग, ऐसे, है ना, चंच इत्यादि। तो ऐसे पंचम वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। एक वर्ग बिल्कुल बायकॉट कर दिया जाता है, कौन सा? टवर्ग,
टवर्ग को बिल्कुल हटा दिया जाता है, टवर्ग का उपयोग ही नहीं करना। और क्या विशेषता थी माधुर्य व्यंजक? रणौ लघु, वेरी गुड, है ना, अर्थात लघु अर्थात रस्व स्वरों से युक्त र और न होना चाहिए। और क्या था? अवृत्तिर अल्प वृत्तिर्वा, या तो बिल्कुल, ये तो इसके इसमें भी आ गया खिलक। माधुर्य व्यंजकैर वर्णैर, अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों से, परीक्षा में आएगा माधुर्य व्यंजक वर्णाः के, तब आपको यही लिखना है कि 5 वर्गों में से एक वर्ग इसमें नहीं होता, टवर्ग। बाकी शेष बचे जो वर्ग हैं उसमें भी विशेष करके अंतिम यम गणनम जो है वो मूर्धनी अर्थात शिरसि स्थाप्यते, यथा अंक अंग चंच इत्यादि नाम पद प्रयोग आधिक्येन भवति। ये माधुर्य व्यंजक वर्ण अथवा लघु र और ण का प्रयोग अधिक होता है, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। कैसी इसकी रचना कैसी होती है? ललितात्मिका। ललितात्मिका, ललित शब्द का क्या अर्थ होता है? सुंदर। ललित शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ, सुंदर, मनोहर, बहुत सुंदर रचना होती है, ऐसी यह वैदर्भी रीति जानना चाहिए। इसमें समास कैसा होता है? अवृत्ति, या तो बिल्कुल वृत्ति समास होगा नहीं, होगा भी तो अल्प समास होगा, जैसे गुण में बताया। जैसे हमने गुण में आपको बताई थी डिटेल्स, है ना। कितने पद होते हैं? अवृत्तिर अल्प वृत्तिर व अधिकाधिक 4, अधिकाधिक 4 पदों को मिलकर के जो बन जाता है वो अवृत्तिर अल्प वृत्तिर व, उससे ज्यादा होंगे तो वो बहुल समास में आ जाएगा। अस्तु, ललितात्मिका इति पदस्य अर्थः अस्ति मधुर स्वरूपा, वृत्ति ही इति पदस्य अर्थः अस्ति समासः। उदाहरणम् अस्य तदेव अस्ति यत् माधुर्य गुणे आसीत्। माधुर्य गुणे, माधुर्य गुणे उदाहरणं किम् आसीत्? तदिदं क्रियतामनन्तरं भवता बन्धुजन प्रयोजनं विदुरां ज्वलनाति सर्जनान्ननु मां प्रापय पत्युरन्तिकम्। यही इसका उदाहरण है। फिर से इसको रिपीट नहीं करूंगा, पर एक चाहूंगा ये जरूर कि अपन सब मिल करके इसका एक बार उच्चारण जरूर कर लें। पेज नंबर 127 पर इस पुस्तक के अनुसार तदिदं क्रियतामनन्तरं, बोलिए, भवता बन्धुजन प्रयोजनं विधुरां ज्वलनाति सर्जना ननु मां प्रापय पत्युरन्तिकम्। अर्थात तुम आगे जो भी अपने करने योग्य कार्य हैं, मित्रों को जो करना चाहिए वो सब कार्य कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझ दुखित प्राणी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मुझे अपने स्वामी के पास पहले पहुंचा दो। इस तरह का एक सामान्य भाव है। तो ये इसका उदाहरण है वैदर्भी रीति का। और अगर आपको ये उदाहरण भी याद न हो तो महाकवि कालिदास का कोई भी श्लोक आप लिख सकते हो वैदर्भी रीति के उदाहरण में, क्योंकि महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के सिरमौर कहे जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आप उनका कोई भी रचना इसमें लिख सकते हैं। अस्तु, इदानीं गौड़ी स्वरूपमाह। गौड़ी रीति किसे कहते हैं वो यहाँ पर बताए। वैदर्भी रीति में कौन से गुण के व्यंजक वर्णों का प्रयोग किया अपन ने? माधुर्य व्यंजक, माधुर्य व्यंजक वर्णों का। और गौड़ी में किसका प्रयोग करेंगे अपन? ओज गुण। बस, इसलिए 2 ही रीतियां यहाँ पर बताई। बोलिए, ओजः प्रकाशकै वर्ण, ओजः प्रकाशकैर्वर्णैः बंध आडंबरः पुनः समास बहुला गौड़ी दर्पेण समुदीरिता। ये दर्पेण क्या होता है? दर्पणे होना चाहिए, दर्पेण गलत है, दर्पणे है ना, दर्पणे होना चाहिए, दर्पेण लिखा गलत। दर्प तो गर्भ हो जाएगा, गर्भ से कहा गया, ऐसा तो नहीं। दर्पणे माने साहित्य दर्पणे समुदीरिता, इसको सही कर दीजिएगा।
क्या कह रहे हैं? बहुत सरल परिभाषा है ये, रीति का टॉपिक बहुत सरल है। ओजः प्रकाशकैर्वर्णै, ओज को प्रकाशित करने वाले वर्णों से, ओज को प्रकाशित करने वाले वर्णों से आडंबरः बंधः, गाढ़ बंध माने रचना जहाँ होती है उसे हम गौड़ी रीति कहते हैं। आडंबर माने गाढ़, है ना, उद्भट, श्रेष्ठ, जो बंध माने रचना होती है। ओजः प्रकाश कैर्वर्णी, बताओ कौन से ओज गुण को प्रकाशित करने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? हाँ, वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को संयुक्त कर लो, तृतीय और चतुर्थ वर्ण को संयुक्त कर लो, तो टवर्ग का प्रयोग अधिक रूप से करना है। और शब्दों का प्रयोग बताओ, और तालव्य शकार का प्रयोग, और मूर्धन्य शकार का प्रयोग, और र ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, दोनों जगह भी हो सकता है। ये सब हमारे ओज गुण के व्यंजक वर्ण थे। तदैव ओज प्रकाशकैर्वर्णै, ओज को प्रकाशित करने वाले वर्णों से आडंबरः बंध, जो विशेष गाढ़ बंध रचना की जाती है, दर्पणे और समास बहुला, और जिसमें समास की अधिकता होती है, दर्पणे गौड़ी समुदीरिता, साहित्य दर्पण में इसी को ही गौड़ी रीति कहा जाता है ना। गौड़ देश में बोली जाने वाली रीति को गौड़ी रीति कहा जाता है। गौड़ देश कौन सा होता है ना? गौड़ देश किधर होता है भारत में? आपने अखंड भारत का नक्शा देखा होगा, है ना, सरस्वती के पास लगा हुआ है, उसमें गौड़ देश देखना किधर आता है? गौड़ देश, है ना, पश्चिमी देश भारत जो है ना, पश्चिमी पूर्वी भारत, पूर्वी भारत का एरिया कौन सा होता है? जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, कलिंग हुआ, ये सब गौड़ देश के अंतर्गत आते हैं। तो गौड़ देश में उस तरफ के जो कवि जिस रीति का प्रयोग करते थे, वो रीति कौन सी होती थी? गौड़ी रीति, है ना। इनके समास बहुत होते थे, कठोर मतलब परुष वर्ण टठ इनका प्रयोग बहुत होता था, है ना, और संयुक्त वर्णों का प्रयोग बहुत होता था। शशयोः प्रयोगः अधिकः तत्र, इस प्रकार से जानना चाहिए। बंधः रचना, आडंबरः गाढ़ः इति। शिष्यः पृच्छति गुरुजी अत्र उदाहरणं किम्? तो जो उदाहरण हमने ओज गुण में पढ़ा है, वही उदाहरण यहाँ पर भी समझना चाहिए। एक बार उसका भी उच्चारण करके अपन इस पाठ को समाप्त करेंगे। आइए, पृष्ठ संख्या 128, पेज नंबर 128 में इसका उदाहरण दे रखा है। एक बारम वयम सर्वे मिलित्वा वदाम। चंचत भुज भ्रमित चंड गदाभिघात, संचूरितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य, स्त्यानावनद्ध घन शोणित शोणपाणि, वृत्तं सहिष्यति कचंस्तव देवी भीमा, एवं अत्र का रीति अस्ति? गौड़ी रीति। अस्मिन् पद्ये कः गुणः अस्ति? ओज गुणः, है ना। एवं अत्र किमर्थम अत्र गौड़ी रीति अस्ति? क्योंकि ओज प्रकाशक वर्णों से युक्त है। ओज को प्रकाशित करने वाले वर्णों से युक्त होने के कारण, समास बहुला, अत्यंत समास होने के कारण इस पद्य में गौड़ी रीति है, ऐसा जानना चाहिए। अस्तु, एवं इति रीति विवेचनम नाम सप्तम शिखा। इस प्रकार से रीति विवेचन नामक यह सप्तम शिखा समाप्त हो। एक बार पुनः पुनरावृत्तिम
रीतेः स्वरूपम, दो लक्षण याद रखने हैं। पद विन्यास प्रणाली रूपा रीति, बोलो एक साथ। पद विन्यास प्रणाली रूपा रीति। पद संघटना रीति ही। पद संघटना रीति। रीति के दो भेद कौन कौन से? वैदर्भी और गौड़ी, है ना। वैदर्भी माधुर्य व्यंजकैर वर्णैर रचना ललितात्मिका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति दर्शते। और गौड़ी ओजः प्रकाशकैर बंध आडंबर पुनः समास बहुला गौड़ी। एवं रीति द्वयम् अस्ति मुख्य रूपेण, वैदर्भी रीति पुनश्च गौड़ी रीति। अन्याः अपि रीतयः सन्ति किन्तु तेषाम् अत्र प्रसंगः नास्ति, अतः न वर्ण्यते, है ना, न अत्र विवेच्यते। अस्तु, एतावदेव उक्त्वा अत्र विरमामः। अग्रिम कक्षायां वयम् अलंकार प्रकरणं पठिष्यामः। अलंकारों के प्रकरणों को पढ़ेंगे। हो सकता है कोशिश करूंगा कि इस प्रकरण को मैं आपको स्मार्ट रूम में पढ़ाऊँ, है ना। मुझे उसके लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो पीपीटी आदि बना करके शायद आपको थोड़ा दिखा करके कि कैसे, वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मेरी इच्छा है कि उस तरह से पढ़ाऊँगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अस्तु, अद्य एतावदेव कृत्वा विरमामः। नमो नमः।